हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी उपयोगी है और प्लस ज्ञान, विचार और प्लस आपका जो निबंध वगैरह प्रश्न पत्र में, इस सब का एक आवश्यकता पड़ता रहेगा। उन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत में जो दिलचस्प पहलू है उस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू जानते ही होंगे, जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो बहुत कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू के बारे में भी जान लीजिए। जैसे महात्मा गांधी के पिता थे, उसी तरह मोतीलाल नेहरू के भी पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू के जो वाइफ थी, पत्नी थी, जो जवाहरलाल नेहरू की माता थी, स्वरूप रानी। स्वरूप रानी, मोतीलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था? स्वरूप रानी। और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था? कमला रानी। स्वरूप रानी और कमला रानी। जवाहरलाल नेहरू की मां का नाम है स्वरूप रानी, पिता का नाम है मोतीलाल नेहरू, मां और पत्नी का नाम है कमला रानी। ठीक। मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे, आप लोगों को पता ही होगा। और होम रूल आंदोलन में काफी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। कांग्रेस के बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। और कांग्रेस के बहुत सारे इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। और इसके साथ जो है एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीआर दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज दल बनाया था। सीआर दास के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज दल बनाया था। कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1918 में अध्यक्ष थे। 1918 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। और फिर जो है 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और उसका भी अधिवेशन का अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। मोतीलाल नेहरू ने एक किताब लिखा था। उसका किताब का नाम था द स्ट्रगल फॉर स्वराज। द स्ट्रगल फॉर स्वराज। द स्ट्रगल फॉर स्वराज जो है इनका लिखा हुआ एक किताब था। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यह है, ये स्ट्रगल फॉर स्वराज इन्होंने लिखा था। और 1930 में ये लोग इलाहाबाद में आनंद भवन में रहते थे, प्रयागराज में आनंद भवन में रहते थे। तो 1930 में मोतीलाल नेहरू ने अपना आवास आनंद भवन को कांग्रेस को दान कर दिया, और फिर आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। तो ये सब जो है मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब लोग कभी कभी प्रयागराज जाते हैं तो स्वरूप रानी एक अस्पताल है। अब लोग ये जान ही नहीं, समझ ही नहीं पाते स्वरूप रानी किनका नाम था। कमला रानी, स्वरूप रानी, इलाहाबाद में प्रयागराज जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है राम मनोहर लोहिया। समाजवादी कांग्रेस के समाजवादी सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में जो गठन हुआ था, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मशानी, ये सब जो मिलकर किए थे, आचार्य नरेंद्र देव, तो उसी में ये भी थे। और बाद में जब स्वतंत्रता हुआ तो भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। देश स्वतंत्र हो गया तो फिर भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया। इन्होंने एक सोशलिस्ट नाम का करके एक पत्रिका भी निकाला था, सोशलिस्ट करके पत्रिका भी निकाला था। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए काफी जो है आंदोलन किया। और जानकर आपका आश्चर्य होगा, गोवा में जो मुक्ति आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, और नेपाल में भी मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो काफी राम मनोहर लोहिया एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो ध्यान में हम लोगों को रखना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं वल्लभ भाई पटेल पर।
वल्लभ भाई पटेल पर। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ये मूलतः गुजरात के रहने वाले थे और गांधी जी के काफी क्लोज व्यक्ति थे ये, और लौह पुरुष इनको कहा जाता था। गांधी की मृत्यु के पूर्व अगर कहिएगा तो पर्सनालिटी में यही अंतिम मुलाकात गांधी जी किसी से किए तो वल्लभ भाई पटेल से ही किए। आभा मनुत उनके साथ थी, मतलब पर्सनालिटी में पटेल ही 5 मिनट पहले गए थे, ये मैंने आपको चर्चा भी किया था। ठीक। और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जहां से कृपलानी जिसके प्रचार्ज थे गुजरात विद्यापीठ के। ये गुजरात विद्यापीठ में जब कृपलानी काम करते थे तो यहीं पर आचार्य उनके नाम के साथ जुड़ा था। बारदोली सत्याग्रह में काफी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, नेतृत्व किया, और गांधी जी ने इनको सरदार का उपाधि दिया, या बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार का उपाधि दिया, ये मिलता रहता है। 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किया, और 2-3 चीज याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। शिमला सम्मेलन में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जो बेवल ने किया था आयोजन, और माउंटबेटन कैबिनेट मिशन, इस सब की योजनाओं के साथ इन्होंने बढ़ चढ़ कर वार्ता करने के लिए इनको दिया गया था। 1946 में ये अंतिम सरकार में गृह मंत्री बने थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 565 देशी रियासतों को एक किया था अपनी लॉ नीति के कारण, तो इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। अब हम लोग आते हैं लाला हरदयाल पर। अब हम लोग किस पर आते हैं? लाला हरदयाल पर आते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी के ये आंदोलन से जुड़े हुए थे। लाला हरदयाल अमेरिका में गदर पार्टी के से जुड़े हुए थे, और जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया था। इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया था। देखिए लोग कितने आगे के आदमी हैं कि अमेरिका में जाके गदर पार्टी का स्थापना करते हैं, जर्मनी में जाके इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी का स्थापना करते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए। कितने मतलब ये लोग पर्सनालिटी आगे के हैं। ये बड़ा मतलब वहां जाके जो है समर्थन करना। गदर आंदोलन तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। लेकिन लाला हरदयाल जो है फिलाडेल्फिया में 4 मार्च 1939 को रहस्यमय परिस्थिति में इनका मौत हो गया। भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिकी सरकार से वार्ता कर लाला हरदयाल की जो मौत के कारण है उसको प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 4 मार्च 1939 को रहस्यमय परिस्थिति में लाला हरदयाल की मृत्यु हो गई फिलाडेल्फिया में। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1930 में वकील। चक्रवर्ती राजगोपालचारी वकील थे, 1930 में प्रसिद्ध वकील थे, और 1930 में जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, तो इन्होंने भी जो है वेदारंगम की यात्रा किया था और समुद्र पर जाके नमक बनाया था, इनका भी काम था। ये जो है 1944 में एक CR दास योजना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी योजना प्रस्तुत किया था। उसमें भारत का विभाजन कैसे हो इस पर था, लेकिन उन समय तो इनकी बात को कांग्रेस के नेताओं या मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं सुना। लेकिन जो भारत का जो विभाजन हुआ वो CR दास के प्लान पर ही हुआ। ये अलग बात है कि जब 1944 में CR दास ने यह प्लान प्रस्तुत किया तो कांग्रेस के नेताओं ने भी नहीं सुना, और न ही मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग ने सुना। यह है। उसके बाद
जो अंतिम सरकार में ये मंत्री बने थे, ये सब तो मैंने बताया भी है, अंतिम सरकार में ये मंत्री बने थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। बाद में राष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया 26 जनवरी 1950 को और भारत के पहले राष्ट्रपति जो है राजगोपालाचारी ही बने, सॉरी राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक, उसके बाद 1952 से 54 तक ये मद्रास के सीएम रहे थे और फिर इन्होंने बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे और फिर कांग्रेस छोड़ दिया इन्होंने। तो 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, स्वतंत्र पार्टी का इन्होंने गठन किया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, उसी प्रकार कादम्बनी गांगुली जो थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। कादम्बनी गांगुली जो है पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट थे, है ना। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे विभाजन हुए। नागरिक प्रशासन का विभाजन हुआ जिसके हेड थे माउंटबेटन। रक्षा समिति का रक्षा समारोह का विभाजन हुआ जिसके हेड थे ऑचिनलैक। मतलब नागरिक प्रशासन में यह था कि जो सिविल सर्वेंट है, चाहे जो ये लोग हैं, इनका विभाजन कैसे हो, कितने लोग पाकिस्तान में जाएंगे, कितने लोग भारत में रहेंगे, कौन पाकिस्तान जाना चाहता है, कौन भारत रहना चाहता है। तो ये सब जो डिवीजन है वह नागरिक प्रशासन देखता था, जिसको माउंटबेटन देखते थे। और जो सेना का था, जो कितना गोला बारूद भारत में रहेगा, कितना पाकिस्तान में जाएगा, इसका विवाद जो होता था वो देखता था ऑचिनलैक देखता था, जिसको भारतीय रक्षा समिति कहते थे, रक्षा समिति कहते थे। ठीक, तो उसी प्रकार जो है अब झंझट हुआ कि नगद जो कैश है उसका कैसे ट्रांसफर हो, नगद शेष हस्तांतरण। भारत और पाकिस्तान जो अलग देश बन गया है 14-15 तारीख को, अगस्त 1947 को, तो नगद ट्रांसफर कैसे हो। पाकिस्तान का कहना था कि कुल नगद का हमको 25% हिस्सा, भारत में जो उस समय कुल नगद है, कैश है, उसका 25% हिस्सा आप हमको दे दीजिए। लेकिन फिर 18 जनवरी 1948 को भारत और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ और कहा गया कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को भारत कैश देगा। 55 करोड़ रुपया भारत जो है पाकिस्तान को कैश देगा। लेकिन तब तक जो है साझी मुद्रा रहेगी और भारत का जो है आरबीआई पाकिस्तान का काम करता रहेगा, पाकिस्तान के लिए काम करता रहेगा, जब तक कि पाकिस्तान जो है अपना एक आरबीआई नहीं बना लेता है। तो 1 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपना आरबीआई का गठन बना लिया। फिर जो है उसके भारत के आरबीआई से कोई मतलब नहीं रह गया। तो यही है, आपको कैसे नगद का ट्रांसफर हुआ ये थोड़ा सा देखना है। आपको पता ही होगा कि हैदराबाद जो है भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत थी, देसी रियासत थी, और इसने भारत के साथ मिलने के मना कर दिया। न भारत के साथ मिला, न पाकिस्तान के साथ मिला। यहाँ का जो निजाम था वो किसी के साथ नहीं मिलता था, मिलना चाहे। तो उस समय जो भारतीय रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है 12 सितंबर 1947 को जो है भारतीय सैनिकों को पुलिस कार्रवाई जिसको कहते हैं, क्योंकि सैनिक पुलिस कार्रवाई था, लेकिन पुलिस कार्रवाई कहने को था, लेकिन था मिलिट्री कार्रवाई, क्योंकि मिलिट्री गए थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई कहा जाता है इसको। तो उसके बाद जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और फिर निजाम को जो है विवश किया गया कि आप जो है वह निजाम मान भी गए। लेकिन 5 दिन तक ऑपरेशन पोलो चला। निजाम के सैनिकों ने 5 दिन तक विरोध किया। अंतिम में भारतीय सैनिकों को वायुसेना का मदद लेना पड़ गया। इतना आसानी से हैदराबाद भारत को नहीं मिला। उसी समय जो ऑपरेशन पोलो के जो मेजर जनरल थे, उनका नाम था जयंती नाथ चौधरी। ऑपरेशन पोलो के जो मेजर जनरल थे जयंती नाथ चौधरी। जयंती नाथ चौधरी ने को जो है 1947 से लेके 1949 तक हैदराबाद का सैन्य शासक मतलब बनाया गया था, मिलिट्री गवर्नर, क्योंकि स्थिति को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाए तब तक वह सैन्य शासक रहेंगे। जब हैदराबाद तुरंत नहीं मिल गया तो उसमें मिलिट्री पहले रूल लगाना पड़ा, फिर जो है उसको धीमे धीमे भारत मिलाया गया। जैसे
फ्रांस जो है, फ्रांस जो है आपका कुछ क्षेत्र भारत में उसका पहले मतलब था। 1947 के बाद भी फ्रांस का कुछ क्षेत्र भारत के भू क्षेत्र में शामिल था। जैसे चंदरनगर, कोलकाता में एक जगह है बंगाल में चंदरनगर, तो वो भी तो फ्रांसीसी बस्ती थी। तो ये बस्ती जो है 1949 में फ्रांस ने इसको स्वतंत्र किया। फ्रांस ने 1949 में चंदरनगर को स्वतंत्र किया, ठीक। और 1954 में पांडिचेरी, कराईकाल, यनम और माहे को स्वतंत्र किया फ्रांस ने। फ्रांस ने 1949 में 1949 में चंदरनगर को भारत को दे दिया, मतलब भारत पुर्तगाल फ्रांस के नियंत्रण में था, अब उसने फ्रांस ने भारत को दे दिया। और 1954 में पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे को जो फ्रांस के नियंत्रण में था वो भारत के नियंत्रण में 1954 में आया, है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली ये किसके नियंत्रण में था? दादर नागर हवेली, तो ये जो नियंत्रण में था, ये नियंत्रण में था दादर नागर हवेली, ये पुर्तगाल के नियंत्रण में था। और ये जो है भारत इस पर कब्जा किया 1959 में। 1959 में दादर नागर हवेली पर भारत ने कब्जा किया, है ना। और गोवा, दमन दीव ये पुर्तगाल से भारत ने 1961 में जो है प्राप्त किया। और सिक्किम जो है भारत का भाग कब बना? सिक्किम 1972 में। सिक्किम भारत का भाग बना 1972 में। इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सब जो है बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत ने अपना पहला गणतंत्र कहाँ मनाया था? तो याद रखिएगा, आजकल गणतंत्र जो है राजपथ, जिसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो गणतंत्र दिवस राजपथ या कर्तव्य पथ, राजपथ नहीं कहिए, कर्तव्य पथ कहिए, तो वहां मनता है। लेकिन जो पहला गणतंत्र मनाया गया था, गणतंत्र दिवस, वो इरविन स्टेडियम में बनाया गया था। इरविन स्टेडियम में बनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और यह इरविन स्टेडियम में मनाया गया था। उसके बाद जो है राजपथ में मनाया जाने लगा, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार हाल में आई तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज यह कि जो आज का राष्ट्रपति भवन है उसका पहले नाम था गवर्नमेंट हाउस। राष्ट्रपति का भवन का नाम क्या था? गवर्नमेंट हाउस। उसी गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को 10 बजे दिन में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। गवर्नमेंट हाउस जो आज का राष्ट्रपति भवन है, 26 जनवरी 1950 को भारत को 10 बजे दिन में गणतंत्र घोषित किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, वैशाली का लिच्छवी जो है सबसे पुराना गणतंत्र है। सबसे पुराना और पहला गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी है। और सबसे नया गणतंत्र कौन सा है? नेपाल है। नेपाल जो है 2008 में राजतंत्र को छोड़ के गणतंत्र को अपनाया था। गणतंत्र होता है कि जनता की चुनी हुई सरकार को गणतंत्र कहते हैं। उसके बाद जो है भाषा विवाद। दिक्कत यह हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मद्रास के लोग और बंगाल के लोग जो थे हिंदी पर सहमत नहीं थे। तो यह हुआ और वो चाहते थे कि अंग्रेजी बनी रहे। तो संविधान में यह प्रावधान लाया गया कि देवनागरी लिपि बनी रहेगी, एक भारत की राजभाषा होगी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ। बात को समझिएगा, संविधान में लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी जो है राजभाषा होगी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ, और अंग्रेजी जो है तब तक सरकारी कार्य के लिए भाषा घोषित रहेगी 1965 तक। लेकिन 1965 में भी यह निर्णय लिया गया संसद के द्वारा कि अंग्रेजी को अभी सरकारी कार्यालय की भाषा बनी रहने दी जाए। तो यह है आपको स्वतंत्र भारत के बाद के कुछ जो है इंटरेस्टिंग पहलू पर चर्चा किया है। फिर ऐसे ही कुछ अगर मुद्दे मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों को उस पर डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।